भारत के आईपीओ मार्केट में आने वाले समय में मेगा बदलाव होने जा रहा है। हालांकि ये बदलाव अभी संभावित है, यानी कि सेबी ने सिर्फ प्रस्ताव रखा है। लेकिन इन बदलावों से रिलायंस जियो और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई जैसे दिग्गजों की लिस्टिंग को हकीकत बना सकते हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने बड़ी कंपनियों के लिए आईपीओ के नियमों को आसान करने का प्रस्ताव रखा। इसमें न सिर्फ आईपीओ का साइज कम होगा, बल्कि मार्केट पर शेयरों की सप्लाई का दबाव भी घटेगा। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर कौन से नियम बदल सकते हैं, जियो और एनएसई को क्या फायदा होगा, निवेशकों पर इसका क्या असर पड़ेगा और आने वाले महीनों में क्या-क्या बाजार में देखने को मिल सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अभी आईपीओ के मौजूदा नियम क्या हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अभी कंपनियों को आईपीओ के समय कम से कम 10% शेयर बेचने जरूरी होते हैं। अगर कंपनी बहुत बड़ी है तो कम से कम 5% की पब्लिक ऑफरिंग यानी मिनिमम पब्लिक ऑफर जरूरी होता है। साथ ही लिस्टिंग के बाद कुछ सालों में कंपनियों को 25% तक पब्लिक शेयर होल्डिंग करनी होती है। अब सेबी इन नियमों में बदलाव करने जा रहा है। सेबी के मुताबिक जिन कंपनियों का पोस्ट आईपीओ मार्केट कैप 50,000 करोड़ से ऊपर होगा, उन्हें कम से कम 8% इक्विटी फ्लोट करनी होगी। ये नियम पहले जो 10% का था, इसको 8% कर दिया गया। 1 लाख करोड़ से ऊपर वैल्यूएशन वाली कंपनियों के लिए मिनिमम पब्लिक ऑफर 5% से घटाकर 2.75% किया जा सकता है। 5 लाख करोड़ से ज्यादा वैल्यूएशन पर मिनिमम पब्लिक ऑफर 5% से घटाकर 2.5% करने का प्रस्ताव है। 25% तक पब्लिक शेयर होल्डिंग हासिल करने की समय सीमा भी बढ़ाई जा सकती है। 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा वैल्यू वाली कंपनियों को 3 साल की जगह 5 साल का समय मिल सकता है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा कंपनियों को 5 साल में 15% और 10 साल में 25% अगर लिस्टिंग के समय फ्री फ्लोट 15% से कम है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सेबी को नियमों में बदलाव की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? देखिए, इसके पीछे सेबी का तर्क है कि बहुत बड़ी कंपनियों के आईपीओ अक्सर इतना बड़ा आकार ले लेते हैं कि मार्केट की लिमिटेड लिक्विडिटी उन्हें एक बार में अब्सॉर्ब नहीं कर पाती। इसका मतलब एक ही समय में बहुत बड़े पैमाने पर शेयर सप्लाई आ जाती है और सेकेंडरी मार्केट, जहां रोज खरीद बिक्री होती है, उस पर दबाव आ जाता है। कम मिनिमम फ्लोट का मतलब शुरुआत में छोटा इशू जिसे मार्केट आसानी से संभाल सकता है। मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग की समय सीमा बढ़ने से कंपनियों को धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से पब्लिक शेयर बढ़ाने की सुविधा मिल जाती है, जिससे शेयर की कीमतों पर ओवर सप्लाई का दबाव कम होता है। अब सेबी के इस प्रस्ताव के बाद आईपीओ के नए नियम लागू होते हैं तो इससे जियो और एनएसई जैसे दिग्गज कंपनियों की लिस्टिंग आसान हो सकती है। इसे समझने के लिए जरा जियो के वैल्यूएशन का एक एग्जांपल लीजिए। सिटी ने जियो की इक्विटी वैल्यू को 120 अरब डॉलर यानी करीबन 10,40,000 करोड़ रुपए के आसपास आका। पुराने नियमों के तहत 5% पब्लिक ऑफर जरूरी होता तो आईपीओ साइज 50,000 करोड़ से ज्यादा का होगा। ये साइज इतना बड़ा है कि भारतीय शेयर बाजार की लिक्विडिटी पर दबाव पड़ सकता था। अब नए प्रस्ताव में 2.5% की अनुमति हुई है तो इशू साइज लगभग 26,000 करोड़ के करीब रहेगा, जो मार्केट एब्जॉर्ब के लिहाज से काफी फीजिबल माना जाएगा। यानी जियो का आईपीओ अब और भी ज्यादा मुमकिन हो गया है। अब दूसरा बड़ा आईपीओ एनएसई का है। एनएसई का वैल्यूएशन 50 बिलियन डॉलर यानी 4.25 लाख करोड़ रुपए से ऊपर आका जा रहा है। अब अगर नए नियम लागू हुए तो इसे भी आईपीओ लाने में आसानी हो जाएगी। कई बार देखा गया है कि बड़े आईपीओ आते ही मार्केट से अचानक लिक्विडिटी खिंच जाती है। इसका हम आपको एक एग्जांपल और देते हैं। एलआईसी ने 2022 में सिर्फ 3.5% शेयर बेचे, फिर भी 21,000 करोड़ रुपए का इशू आया। Hyundai मोटर्स ने पिछले साल 27,000 करोड़ रुपए का आईपीओ लाया। स्विगी और एनटीपीसी ग्रीन के भी 10 से 11,000 करोड़ रुपए के इशू आए। इतने बड़े बड़े आईपीओ से बाजार पर दबाव पड़ता है और सेकेंडरी मार्केट यानी पहले से लिस्टेड कंपनियों के शेयर पर असर पड़ता है। सेबी ने यही सोचा कि अगर फ्लोट को कम कर दिया जाए तो आईपीओ छोटा होगा, मार्केट पर बोझ कम पड़ेगा, निवेशकों की डिमांड और सप्लाई का बैलेंस नहीं बिगड़ेगा। सेबी के आईपीओ के नियम बदलने से सिर्फ जियो एनएसई ही नहीं, दूसरी आईपीओ लाने वाली कंपनियों को भी फायदा होगा। अब सबकी निगाहें रिलायंस के 29 अगस्त को होने वाली एजीएम पर है, क्योंकि मार्केट को उम्मीद है कि मुकेश अंबानी एजीएम में जियो के आईपीओ को लेकर कोई संकेत दे सकते हैं। अगर ये आईपीओ आया तो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा पब्लिक ऑफर हो सकता है। वैसे आपको जरूरी जानकारी दे दें कि हमने ये रिपोर्ट सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। बाजार में कहीं भी निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। ब्यूरो रिपोर्ट पुस्तक।